नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देमिया इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, उसी में मैंने अभी तक जो पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताया। और मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है, उसका पथ किस तरह से होता है। उसी का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश की गति वृत्ताकार होती है, उसी तथ्य का उपयोग करते हुए आज एक हम उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन जो उपकरण है ये ख़ासतौर से हमारी जो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर रिसर्च का काम किया जाता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके द्वारा, इस उपकरण के द्वारा, साइक्लोट्रॉन के उपकरण के द्वारा हम धनावेशित जो कण होते हैं जैसे ड्यूटोन है हमारा, उसको हम त्वरित करते हैं। और त्वरित करने से क्या होता है, उससे अधिक वेग के हमारे कण प्राप्त होते हैं, धनात्मक कण प्राप्त होते हैं, जिनको हम नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रयोग करके नए नए हम रिसर्च के द्वारा वो कण प्राप्त करते हैं और नाभिकीय विखंडन की क्रिया कराते हैं। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले इसका ये सिद्धांत बताते हैं कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, साइक्लोट्रॉन के कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम त्वरित करते जाते हैं और हमारी जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। वेग जैसे जैसे हम वेग बढ़ाते जाते हैं तैसे से उसका त्रिज्या बढ़ती जाती है और एक स्थिति एक ऐसी आती है कि बहुत तेज़ी से हमारा धनात्मक आवेशित कण होता है वो त्वरित होकर निकलता है। तो ये तो हमारा रहा सिद्धांत। अब बात आती है रचना की। जैसा कि हमने चित्र में भी दिखाया हुआ है, इसमें होता क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए, दो प्रकार की डी होती हैं। एक ये होती है D1 और एक होती है D2। इस तरह से होती हैं, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आप लगाया जाता है, इस तरह से लंबवत, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। यहाँ पे एक N रख लिया जाता है और यहाँ पे एक S रख लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आयनन द्वारा यहाँ पे एक धनावेशित उत्पन्न किया जाता है। जब ये धनावेश होता है तो ये जो वाली D होती है वो ये ऋण आवेशित होती है और ये धनावेशित होती है, तो ये इधर की ओर आकर्षित होता है जिससे कि इसका वेग बढ़ जाता है और वेग से ये गति करता है। जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तब तक गति करता है और जैसे ही यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगता है तो ये वैद्युत क्षेत्र इसको त्वरित करता है। वैद्युत क्षेत्र फिर ये इसी में आ जाता है, इसमें फिर जब त्वरित होकर फिर ज़्यादा वेग से फिर इस वाले गति में करता है तो यहाँ पे जो त्रिज्या है इसकी बढ़ जाती है और इस वेग में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करके फिर जब यहाँ से यहाँ निकलने आता है तब फिर इनकी पोलरिटी बदल जाती है। तो इस तरह से ये तेज़ी से गति करता हुआ और यहाँ से बाहर निकलता है, बहुत तेज़ी से गति करते हुए बाहर निकलता है। इसको हमने एक वीडियो के द्वारा आपको इसकी कार्यविधि भी समझाई है, इसको भी आप इस वीडियो से इसको समझ सकते हैं। अब बात इसमें आती है इसका सिद्धांत। देखिए इसकी कार्यविधि में क्या होता है कि जो आवश्यक अवकेंद्री बल होता है, आवश्यक अवकेंद्री बल बराबर चुंबकीय बल। ये mv²/r = qbb, mv²/r = qbb। इससे क्या होगा, इससे हम इसकी गतिज ऊर्जा को निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी, तो mv/r = qb। v को हम r ओमेगा लिख सकते हैं, तो m × r × ओमेगा अपॉन qb अपॉन r = qb। यहाँ से r = आएगा
एम बी अपॉन क्यू बी, और यहाँ से आर से आर कैंसिल हो गया, तो एम इंटू 2πn इजिकल टू क्यू बी, और एन इजिकल टू क्यू बी अपॉन 2πn। तो देखिए यहाँ से इसकी आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए t कितना होगा, t होगा 2πm अपॉन क्यू बी। अब देखिए जो एक जो d बनी हुई है, जैसे चित्र में दिखाया था हमने इस तरह से, ये इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, ये समान चुंबकीय क्षेत्र, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये परिवर्तनशील है, ये D1 ये D2 ये बदलता रहता है। इसको यहाँ पे सूत्र लगा रखा है जो इसको बदलता रहता है, इसकी पोलरिटी को बदलता रहता है इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे कोई भी आवेशित कण है, धनात्मक आवेशित कण, वो इसकी ओर आकर्षित होगा, तब उस समय ये ऋण आवेशित होगी और ये यूँ इस तरह से गति करेगा, इस तरह से ऐसे लगातार। चूँकि वेग बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति ये आएगी कि ये आवेशित कण इसके परिधि से होते हुए और ये यूँ निकल आएगा इस तरह से। तो ये जो आवेशित कण होगा यहाँ पे वो काफ़ी इसका वेग बहुत अधिक होगा। अब यहाँ पे जो इसकी जो आवृत्ति इस हिसाब से सेट की जाती है कि जैसे ही हमारा आवेशित कण दूसरे उसमें जाए तो उसकी ध्रुवता को हम बदल देते हैं। अब इसमें इस साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने देखा B इक्वल टू कितना था, B इक्वल टू QBr अपॉन m, QBr अपॉन m। तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे तो वो आएगी हाफ आवेशित कण की गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ m QB r अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगी 1/2 m, एक m कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। तो देखिए ये चीज़ नियत रहती है, तो k जो समानुपाती होगा वो r स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, और त्रिज्या एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल परिधि से निकलता हुआ हमारा आवेशित कण निकलेगा जो बाहर निकलेगा। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बहुत अधिक होगी, उच्च गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा। अब देखिए इसका जो हम कुछ इसकी साइक्लोट्रॉन की सीमाएं हैं। नंबर 1, हम इससे न्यूट्रॉन या ये कहिए अनावेशित जो कण होते हैं उनको हम त्वरित नहीं कर सकते। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित कणों को हम त्वरित नहीं कर सकते, केवल धन आवेशित कणों को ही हम त्वरित कर सकते हैं। नंबर 3 है कि जब हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में हम लेते हैं हल्का कण होता है तो इसका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें जब इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो भी हमारी स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। तो इस तरह से इनकी साइक्लोट्रॉन की कुछ हमारी सीमाएं हैं। चलिए अब हम आते हैं एक नया टॉपिक लेकर के जो है हमारा बहुत उपयोग है और जिसका हम उपयोग करेंगे, अनुपयोग करेंगे, वो है हमारा
बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम हमें किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करता है। देखिए, ये एक धारावाही चालक है, ये बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, अगर इसमें धारा I बह रही है और एक कोई खंड है जिसकी लंबाई dl है, बहुत छोटा है, इसमें धारा I बह रही है और इसके कारण ये बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना है। ये खंड r दूरी पर है और यहाँ से ये कोण थीटा बना रहा है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, नंबर 1, इसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होगा। चालक में बहने वाली धारा के अनुपाती। नंबर दो, ये जो खंड है, धारावाही चालक का खंड है, उसकी लंबाई के अनुपाती होगा। धारावाही के खंड की लंबाई के अनुपाती होगा। तीसरा है पॉइंट बी, जो समानुपाती होगा, वो इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के समानुपाती होगा। धारावाही खंड तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुपाती होगा। तीसरा है, चौथा, यह दूरी के अनुपाती होगा। दूरी के वर्ग के अनुपाती होगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। होगा। इन समीकरणों को अगर हम मिला दें तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा B समानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r। और जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये B
म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये एक नियतांक है, ये इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, इसको समझ लीजिए। जिस तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, उसी प्रकार म्यू जीरो को हम कहते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू जीरो कहलाता है माध्यम, अब चूंकि यहां माध्यम निर्वात है तो ये कहलाएगी निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। मात्रक हम निकाल सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए ये B इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई। अब बात आती है दिशा। तो दिशा के लिए देखिए ऐसे चालक है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए इस तरह से, ये इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ये धारा की दिशा होगी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। तो ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है। इसके हम अनुप्रयोग भी लेंगे। तो सबसे पहला उपयोग है, कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। पहला उपयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए कुंडली है, इसमें आई धारा बह रही है, इसमें बहने वाली धारा आई है इस तरह से। इसकी यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर होगा इस तरह से। और हमने एक खंड लिया dl, और dl के कारण यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, ये अल्प भाग लिया। तो dl खंड के कारण बायो-सैवर्ट का नियम लगा देंगे। dl खंड के कारण लंबाई के खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर dB बराबर म्यू जीरो I dl इंटू साइन 90, क्योंकि ये जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, ये 90। तो dB बराबर म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब इस पूरे के कारण अगर हम निकालना चाहें संपूर्ण
कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, μ0/4π r² इंटीग्रेशन dl। तो ये तो हो जाएगा B, और ये हो जाएगा μ0/4π r², और इसका मान होगा dl 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 dl, ये इसकी परिधि के बराबर होगा 2πr। तो एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। रिजल्ट हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा B इक्वल टू μ0/4π 2πi/r। अब अगर इसमें n चक्कर है, कुंडली में n चक्कर है, n फेरे हैं, तो सूत्र होगा B इक्वल टू μ0/4π 2πni/r, ये सूत्र होगा। थोड़ा दिशा को और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें इस तरह से धारा बह रही है, इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, B ऊपर की ओर होगी। अगर इसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी, इस तरह से। तो ये आज हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया, इस पर आप स्टार भी लगा लीजिए। ये है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक सीधे धारावाही चालक है जिसमें I धारा बह रही है। इसके कारण, इस धारावाही चालक के कारण A बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक खंड लिया dl, dl के कारण हमने ये देखा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार dB इक्वल टू μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। यहाँ से हमने sin थीटा निकाल लिया। यहाँ पे इस त्रिभुज में, त्रिभुज DEC में साइन थीटा इक्वल टू DE, साइन थीटा इक्वल टू DE अपॉन DL। तो यहाँ से DL इक्वल टू DL साइन थीटा आ गया। अब अल्पकोण D फाई इक्वल टू होगा DE अपॉन DP, अर्थात DE अपॉन DP है R के बराबर, तो DL साइन थीटा अपॉन R रेडियन, और इसको हमने कैंची का गुणा कर लिया, तो R D फाई इक्वल टू DL साइन थीटा। अब ये मान जो है वो हम यहाँ रख देंगे, तो ये dB इक्वल टू आ जाएगा μ0/4π, ये हम किसकी जगह रख देंगे, R D फाई, ये होगा DL साइन थीटा इक्वल टू R D फाई, ये तो ये हो गया। यहाँ पे हम रख देंगे R D फाई इंटू I अपॉन r²। तो ये सूत्र हो जाएगा dB इक्वल टू μ0/4π I D फाई अपॉन R। अब देखो R किसके बराबर है, यहाँ पे देखो A अपॉन R, यहाँ देखिए A अपॉन R इक्वल टू कॉस फाई, तो ये हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा A अपॉन कॉस फाई। ये मान यहाँ हम रख देंगे, तो क्या निकल के आएगा, dB इक्वल टू μ0/4π इंटू R, ये I D फाई अपॉन A अपॉन कॉस फाई, तो dB इक्वल टू μ0/4π I कॉस फाई D फाई अपॉन A। ये राशि, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी राशि नियत रहेगी, ये राशि। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ये
ये कोण हमारा है θ1, या ये हम ले लेते हैं θ1 और ये है θ2। तो ये नीचे से हम लेंगे तो ये होगा -θ2 से लेकर के +θ1 तक। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा क्षेत्र B इक्वल टू -θ1 से लेकर के +θ2 तक, μ0/4π I/A cos phi इंटू dy। तो ये होगा μ0/4π I/A, और cos phi का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin phi। लिमिट होगी -θ1 से +θ2 तक, इस तरह से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0/4π I/A sin θ2 sin -θ1, और B इक्वल टू μ0/4π I/A sin, ये प्लस हो जाएगा θ1 प्लस sin θ2। अब देखिए, अगर जब ये अनंत लंबाई का होगा, ये तो नियत लंबाई का हो गया, अनंत लंबाई का जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो ये θ1 और θ2 लगभग 90 अंश के बराबर होंगे। ये भी 90 अंश के होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो θ1 टेंस टू 90, θ2 टेंस टू 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो B इक्वल टू μ0/4π I/A इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, ये एक एक मिलके 2 हो जाएंगे। तो B इक्वल टू μ0/4π I/A इंटू 2। ये हमारा सूत्र निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। अब अगर सेमी होता तो इसमें केवल ये चीज़ हो जाती, ये θ1 0 हो जाता, तो हमारा सूत्र आता निकल के μ0/4π I/A। ये सेमी फाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इस तरह से ये अनंत तक, और ये बिंदु P है, ये यहाँ से A दूरी। तो इस तरह से हमने अनंत लंबाई, नियत लंबाई और सेमी अनंत के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया। धन्यवाद।